फिजिक्स एमसीक्यू बाय डी मुखर्जी। मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। इसके सारे ही क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। जब फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर है तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस वीडियो में हम पार्ट 1 मैकेनिक्स के जो पहला चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उसका क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 3 पार्टिकल्स ए बी एंड सी आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद द सेम स्पीड। 3 पार्टिकल है ए बी सी और तीनों को किसी टावर के टॉप से सेम स्पीड से फेंका। ए इज थ्रोन स्ट्रेट अप, बी इज थ्रोन स्ट्रेट डाउन एंड सी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। ये तीनों जो पार्टिकल्स है उसका कंडीशन दे रखा है कि ए को ऊपर की तरफ फेंका, बी को नीचे की तरफ फेंका और सी को हॉरिजॉन्टली फेंका। दे हिट द ग्राउंड विद स्पीड्स वी ए वी बी एंड वी सी रिस्पेक्टिवली। और तीनों का जो ग्राउंड का हिट करने का जो स्पीड है वो दे रखा है। स्क्रिप्ट लगा दिया बस ए बी सी करके, मतलब ए के लिए वी ए, बी के लिए वी बी और सी के लिए वी सी। ये तीनों स्पीड है जिससे कि ये तीनों पार्टिकल्स ग्राउंड को हिट करता है, ग्राउंड को टच करता है, मतलब ज़मीन पे गिरता है। तो आपको ऑप्शंस दे रखा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो एक एक करके देख लो। ये पहले में है कि तीनों इक्वल है, बी में है कि बी सबसे ज़्यादा है, फिर कम है सी, फिर उससे भी कम है ए, और इसी तरह से सी और डी के ऑप्शंस है। तो इस क्वेश्चन में वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही पॉइंट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये कुछ मैथमेटिकल काम करना होगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो पहले तो मैं मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिससे कि आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप जो भी ऑप्शन सही है ये फाइंड कर लोगे। तो इसको हम ऐसे करके देखें कि एक टावर है, इसका हाइट h है और इसके ऊपर से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे। तो ये मैं लाइन बना लेता हूँ आपको समझने के लिए कि ये जो किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे यहाँ से ऊपर की तरफ तो मैक्सिमम हाइट यहाँ तक पहुँचेगा, इसके बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना शुरू होगा। तो अब हम एक पॉइंट लेते हैं, इसके बाद ये दूसरा पॉइंट है, इसके बाद तीसरा पॉइंट है और चौथा पॉइंट बिल्कुल टॉप पे है। ये जो हमने लाइन बना रखा है उसमें कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंकते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाने लगेगा तो इसकी वेलोसिटी कम होगी। रास्ते में कहीं पे मान लेते हैं कि उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। जैसे शुरू में 20 था, अब जाके 10 हो गया, धीरे धीरे और भी कम होगा, यहाँ पे आकर के 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। और सबसे टॉप पे मतलब वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट 0 होता है, वो बिल्कुल फिजिक्स का बेसिक काम है। अब ये मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे आते वक्त बस ये याद रखना है कि जिस पॉइंट पे जितना वेलोसिटी था नीचे से ऊपर आते वक्त, अब ऊपर से नीचे आते वक्त भी उतनी ही वेलोसिटी होगी। जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना स्टार्टिंग में, वहाँ पे भी ये चीज़ प्रूव करने को मिलता है। तो मान लो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने नंबर लिख रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। कब? जब ये ऊपर जा रहा था। तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी उतना ही रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। एक बेसिक कंसेप्ट है ये बिल्कुल ही याद रखने वाली बात है। अब हम इस बात को समझ के क्या सीखे? हम ये सीखे कि जैसे इस ऑब्जेक्ट को किसी भी वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे तो जाते वक्त यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी कितना था, वैसे हमने एग्जाम्पल में लिख रखा है 20। तो जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा इस पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी उतना ही रहेगा। मतलब कि जैसे u वेलोसिटी से आप ऊपर फेंक दो तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो उसका वेलोसिटी u ही रहेगा। तो इससे हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? प्रूव ये करना चाहते हैं कि a ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है तो भी यहाँ पे आने पे वेलोसिटी जितना था, मतलब शुरू में मान लो u है तो अभी भी u ही रहेगा, और b को तो u वेलोसिटी से ही नीचे की तरफ फेंका है तो u a के लिए भी है इस पॉइंट पे और b के लिए भी है। ये चीज़ होने के बाद अब हम ये जो हाइट वाले पार्ट है उसके लिए देखें
तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो b के केस में ये u तो u ही है, नीचे की तरफ आ रहा है, और ये जो है 2as वो हो जाएगा 2gh। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, मतलब ऑब्जेक्ट b जब जमीन पे गिरेगा तो इतनी वेलोसिटी से गिरेगा, मतलब v रहेगा तो इसमें रूट लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट a भी इतनी ही वेलोसिटी से गिरेगा जमीन पे। मैं इतनी देर तक शुरू में जो बताया कि a को ऊपर फेंका है, लेकिन जब वो नीचे आएगा इस पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी यू ही रहेगा। तो a और b में ये तो पता चल गया कि जमीन पे जब गिरेगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम ही रहेगा, ठीक है। तो a और b इक्वल वाले इधर फर्स्ट पार्ट भी है और ये सेकंड पार्ट, ये c पार्ट में भी यही है। लेकिन हमें अभी और भी बात सोचना है कि ऑब्जेक्ट c का क्या होगा, पार्टिकल c का क्या होगा। तो पार्टिकल c को हमने तो ये हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितना था थ्रो करते वक्त, तो u था। यहाँ पे भी u से फेंका ऊपर, a को, b को क्या किया नीचे फेंका, और c को हॉरिजॉन्टली फेंका। तो अब ये ऑब्जेक्ट इस तरह से पैराबोलिक पाथ लेकर के ज़मीन पे गिरेगा। हमें पता करना है कि जब ये ज़मीन पे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो प्रोजेक्टाइल में हम ये जानते हैं कि जिस वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया वो कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन होता नहीं है। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो वर्टिकल के लिए है। तो ये vx है वो u ही रहेगा। ये u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था, और जब तक वो ज़मीन पे गिरेगा तो भी उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u ही रहेगा। रह गई बात वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको एक फार्मूला, ये फार्मूला की तरह ही याद रखना है कि किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप कर दिया तो ज़मीन पे गिरते वक्त इसकी वेलोसिटी होती है √2gh। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ये फार्मूला से कर सकते हो एक छोटा सा काम कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और v यही है हमारा जो vy है, और इस केस में u की वैल्यू 0 होगा जब हम ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे तो, और ये 2as a की जगह पे g और s की जगह पे h। तो उससे भी हम ये लिख सकते हैं कि v इक्वल टू √2gh। आपको ये बात वैसे ही याद रखना है। इस बीच में मैं आपको ये बताया कि ये कैसे आया था। बाकी फिजिक्स में अच्छे बच्चों को ये ऐसे ही याद रहता है कि किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से हम गिराएं तो ज़मीन पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। अब जब ये ज़मीन पे गिरेगा तो इसके पास दोनों वेलोसिटी होगा, x डायरेक्शन में भी और y डायरेक्शन में भी, और दोनों परपेंडिकुलर है। तो जब एक ही ऑब्जेक्ट पे दो वेलोसिटी काम करे तो रिजल्टेंट हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से निकालेंगे। इसका ये फॉर्मूला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स को हो चाहे फोर्सेस को हो, ये इसका फॉर्मूला है। अभी हमारा जो कंडीशन है vx और vy ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इसलिए थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगा, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। p vx के बराबर लिख दिया और q vy के, और जब हम इधर स्क्वायर लगाएंगे तो रूट हट जाएगा। तो vx की जगह पे u है और इसमें स्क्वायर लगा है, इसलिए हमने u का स्क्वायर लगा दिया, और vy का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2gh। ये vy की वैल्यू अंडर रूट में है, जब स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो हमने ये देखा कि c कंडीशन में जिस ऑब्जेक्ट को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था वो भी जब ज़मीन पे आएगा तो वेलोसिटी यही रहेगा u स्क्वायर प्लस 2gh का अंडर रूट। हमने क्योंकि v स्क्वायर के फॉर्म में ही छोड़ रखा है तो आपको पता चल रहा है कि ab का वेलोसिटी तो ये है u स्क्वायर प्लस 2gh, और उसको रूट लगा देंगे, और इसका c का भी वेलोसिटी उतना ही हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इस तरह से हमने क्या प्रूव किया कि va जो कि हमने ऊपर की तरफ फेंका था और vb को उतनी ही वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका था, और vc जिसको हम हॉरिजॉन्टली थ्रो करे थे शुरू में, इस तरह से va vb bc हो गया, और ये तीनों ही इक्वल हो गया। अब ऑप्शन ए करेक्ट आ गया। तो बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल्स अपनी तरफ से क्रिएट करके आपको ये समझाया। यदि आपकी कंसेप्ट
पहले से ही बहुत अच्छा है, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट नोट मैं बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यदि आपको ये बात समझ में आती है तो फिर से पूरा ही रफ करने का काम का कोई काम नहीं है। आपको एक ही बार में ये टिक कर दोगे कि यही ए ऑप्शन ही सही है। तो ये कैसे? अब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बता रहा हूँ। जैसे तीनों को इसी हाइट से फेंका था, फर्क क्या था? ए ऊपर गया था, बी नीचे आया था और सी हॉरिजॉन्टली गया था। लेकिन जो स्पीड कहे, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कहे, वो तीनों का सेम है। रह गई बात पोटेंशियल की, तो सभी ऑब्जेक्ट को सेम ही हाइट पे रखा हुआ था पहले, तो पोटेंशियल एनर्जी भी सेम। तो जब जमीन पे गिरेगा तो टोटल एनर्जी सेम रहेगा सभी का। एक बार फिर से सुन लो, काइनेटिक एनर्जी सेम है सभी का। क्यों? क्योंकि सभी की वेलोसिटी सेम है। पोटेंशियल एनर्जी सभी का सेम है। क्यों? क्योंकि सभी को सेम ही हाइट से थ्रो किया, मतलब पहले इनिशियली सभी एक ही हाइट पे था। तो जब ये ज़मीन पे गिरेगा तो जो सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी है वो सभी का सेम होगा। इसी कारण से ज़मीन पे गिरते वक्त सभी का वेलोसिटी सेम। अब इसमें देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी और वेलोसिटी का क्या काम है। पोटेंशियल एनर्जी शुरू में, जैसे आपने ये सुना होगा कि जैसे ऊपर से जब नीचे गिरे तो ऊपर में जितना पोटेंशियल एनर्जी है, जब ज़मीन पे गिरेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी तो ख़त्म हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ चला गया? वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। तो इस तरह से जब ये तीनों ही ऑब्जेक्ट ज़मीन पे गिरेगा तो शुरू में पोटेंशियल एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, तो लास्ट में भी पोटेंशियल एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो, तो जो भी था वो सब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, इसलिए इन सभी का वेलोसिटी सेम होगा। तो आप सिर्फ लॉजिक से ये समझ सकते हो। यदि आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अच्छे से समझ में आ गया तो इसमें ये रफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन को दोनों ही तरीके से समझा दिया और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।